नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। सिटी स्टार युवराज सिंह पर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को कार्रवाई करने से रोका। दलित वर्ग के अपमान का है आरोप। कोरोना का नया रूप पहले से भी अधिक खतरनाक, ना बरतें लापरवाही, पीजीआई निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने भी चिताया। और सेक्टर 22 के सरकारी स्कूल में बनेगा मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, निवासियों की मांग होगी पूरी। मेयर बोले, सुखद समाचार। हांसी के एक दलित संगठन के नेता द्वारा क्रिकेटर स्टार युवराज सिंह के खिलाफ दलित वर्ग के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए हांसी में एक एफआईआर लॉन्च करवा दी गई थी। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद युवराज सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि उन पर दर्ज मामला आधारहीन है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली कार्रवाई तक युवराज सिंह के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई न की जाए। युवराज सिंह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ 1 जून 2020 को सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। युवराज सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन आरोपों को आधारहीन बताया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए हैं। अब युवराज सिंह के खिलाफ हांसी में दर्ज एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकेगी। बहबलकला गोलीकांड के आरोपी बनाए गए पूर्व पुलिस निदेशक सुमेश सिंह सैनी और बर्खास्त चल रहे आईजी परमराज उमरा नंगल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। दोनों की मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। क्या हुआ बहस के दौरान, आइए देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। इस बार का कोरोना पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा खतरनाक होगा, यह कहना है पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम का। उन्होंने लोगों को चेताया है कि अगर लापरवाही बरती तो परिणाम गंभीर होंगे। और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जो नया स्ट्रेन है, ये कोविड-19 का जो इंडियन स्ट्रेन आया है, वो अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया गया है। ये एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है जो फैलता तेज़ी से है ये, और इसमें भी हमें प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना है। और कारण इसका है कि म्यूटेशन इसमें होगी। जो वायरस है अपना रंग बदल गया, अपना कैरेक्टर बदल चुका है, और इसमें म्यूटेशन आ गई इन्वायरमेंट और कई कारणों से जी। तो इसमें सर सिम्टम्स कोई अलग है? सिम्टम्स के वही पुराने वाले सिम्टम तो वही है जो पुराने वाले कोविड-19 वायरस के थे, कोरोना वायरस के थे, इसमें भी वही है। और सिर्फ यही है कि ये तेज़ी से फैलता है। तो ये तेज़ी से फैलता है तो ज़्यादा लोगों को चपेट में लेगा। इसलिए हमें तो पूरा प्रिकॉशन, सावधान रहना है। इसकी वजह से नंबर भी बढ़ सकता है कोविड का, और मोर्टेलिटी टाइम ही बताएगा कितनी मोर्टेलिटी बढ़ेगी जी। सर, अभी तक की अगर बात करें पंजाब या चंडीगढ़ या आसपास दे कोई ऐसा दे केस देखने मिले कि जेडे नवे स्ट्रेन दा हो? एक्चुअली कई केसेस देखने में मिले हैं। और ये टेस्टिंग जो इसकी होती है वो सिर्फ हमारी जो अभी प्रेजेंट टेस्टिंग है, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, वो कोविड-19 वायरस के लिए होती है जैसे। और जो जब इसके लिए कोई स्पेशल टेस्टिंग की जाती है, जैसे ये नया स्ट्रेन, तो इसके लिए स्पेशल टेस्टिंग होती है। जीनोम वगैरह जो इसके लिए टेस्ट करते हैं वो आम तौर पे नहीं किया जाता है। पर हम अपनी तरफ से आमतौर पे प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं। लापरवाही तो हमें नहीं करनी चाहिए ना जी। सर, आम पब्लिक ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा कहा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली अपॉर्चुनिटी, जो पहली मौका दिया, वो तो हेल्थ केयर वर्कर को दिया था, डॉक्टर, नर्सिस और सारे स्टाफ को दिया था। उसमें भी सब लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया।
मैं तो ये कहूँगा कि उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसी तरह से जो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी दी है, ये दी है उन लोगों को जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ऊपर हैं, जी और जो लोग 45 साल से ऊपर है और जिनको कोमोर्बिडिटी है, जैसे कि सिस्टेमिक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ कि सभी को चाहिए कि भी वैक्सीनेशन लगाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इसका कोई भी रिस्क नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन का जी इसमें कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई मामूली पेन हो या थोड़ा फीवर हो, पर आपकी लाइफ तो बचेगी, क्योंकि हर एक, जैसे कोविड-19 की वजह से, वायरस की वजह से कितनी डेथ हुई हैं जी बिल्कुल। कंट्री में, 1 करोड़ 10 लाख इफेक्ट हुए हैं, उनमें से लगभग 1.5 लाख के करीब डेथ हुई हैं, लगभग 1% के करीब। तो 100 में से एक बंदा मरे तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी भी है। जी। हमें तो चाहिए कि भी वैक्सीनेशन लगाएं, और जो इंक्रीज़ है कोविड का, जो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो सर्ज हो रही है, उसको ख़त्म करें, उसको एलिमिनेट करें। ਜੀ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? हमारे पास तो पीजीआई में तो साल भर वैक्सीनेशन चलती है। पहले बच्चों में तो पीडियाट्रिक सेंटर में साल भर वैक्सीनेशन चलती है। अब तो हम लोगों ने 4 एडिशनल सेंटर खोले हैं, जहाँ पे हमारे पास पूरी तैयारी है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, चाहे जिन लोगों की उम्र 60 साल या ऊपर है, या कोमोर्बिडिटी वाले लोग 45 ईयर और ऊपर है, तो सबके लिए हमारे पास तो पूरी तैयारी है। जीरकपुर लोहगर रोड पर एक कार में महिला को जबरन बिठाकर उसे इस तरह हिप्नोटाइज किया गया कि उसके जेवर 2 महिलाएं उतार कर लेगी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। इस इलाके में इस तरह का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इसी तरह महिलाएं बहला फुलाकर बुजुर्ग महिलाओं से गहने लूटती रही। क्या बात है, वो नमस्ते नमस्ते हुई, कहती है उनसे काम है मेरे को जो दूसरे खड़े हैं। मैं आई आगे, मैं कहा भी, कहती आपके बेटे के ना रिश्ते की बात करनी। मैं कहा भी हमने रिश्ता करना ही नहीं, बेटा मना करता है। क्यों मना करता है? मैं कहा ये मेरे को नहीं पता कि हमने रिश्ते की बात करनी नहीं है। तो कहने लगी कि जो आपकी गली में बब्बर नाम का लड़का है ना, हम बैठ के ना उनसे बात करवा दो, हम बैठ के बात करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, आप गड्डी घुमा के लाओ, तो फिर मंदिर जाके देखते हैं, करवा देती हूँ बात। कहती कि आप नहीं हमारी गाड़ी में बैठो। मैं भी बैठ गई। मैं कहा जब बब्बर का नाम लिया तो मैं बैठ गई। तो मैं इनको भी कहा, मैं कहा आप भी बैठ गए। तो वो जो लेडी आगे बैठी थी ना, वो उतर के इनको आगे बैठा दिया, तो वो मेरे साथ बैठ गई। तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इनको आगे क्यों बिठाया, मेरे को बीच में क्यों लिया इन्होंने, नहीं दिमाग चला। तो ऐसी 2 सेकंड की बात है, जैसे ही मतलब होया मेरे को वोमिटिंग आ रही है। तो मैं घबरा गई। मैं क्या कहीं मेरे पर ही ना करे। कहती इसका ऑपरेशन हुआ है कि इसको वोमिटिंग आती है। तो मैं फटाफट नीचे उतर गई। मेरे को देख कर ये भी आगे से नीचे उतर गए। उन्होंने फिर गड्डी तेज़ कर ली। तो मैंने जैसे ही ऐसे हाथ मारा, मैं क्या मेरा तो काम हो गया। वो चूड़ियाँ ले गई। तो ना मतलब गाड़ी का दिमाग में था कि शिफ्ट है। मैंने बेटे को यही बताया, मैंने फ़ोन किया कि ऐसे मतलब मेरे साथ हो गया। तो जी आया, हमने कैमरे देखे। तो मेरे को तो घबराहट इतनी, फिर कैमरे देख के फिर थाने गए। तो उन्होंने वैसे ही परेशान कर दिया। 2 शब्द लिखे, फिर रुक जाए लिखे। मैंने कहा बेटे को कि मेरे बस का नहीं है थाने में, मैं कभी गई नहीं। तो फिर शाम को फिर बुला लिया। 6 बजे के बैठे रात 9:30 बजे आए। कल फिर फ़ोन आया कि आप मदर को लेके आ। मैं कहा भी मैं नहीं जा सकती। पंचकुला में हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से हिफाजत अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। मनोज यादव ने इस मौके पर लोगों से पुलिस की मदद का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, जिसे पूरी तरह से निभाया जाएगा।
पंचकुला से आज हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हिफाजत अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और हिफाजत कार्यक्रम के तहत वैन को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत राज्य में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता पैदा की जाएगी और साथ ही बाल अधिकारों के बारे में माता पिता को जागरूक किया जाएगा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से आज पंचकुला से राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत हुई। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा पुलिस द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा मनोज यादव ने एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई, जिसके माध्यम से राज्य भर में अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि राज्य में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता पैदा की जाएगी और साथ ही बाल अधिकारों के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। यादव ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को लेकर एक मुहिम हरियाणा पुलिस ने चलाई है और इसकी शुरुआत अंबाला डिवीजन के जितने भी जिले हैं वहां पर वीडियो वैन के तहत हिफाजत कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। हम इस गंभीर समस्या की ओर समाज का, बच्चों के माँ बाप और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करें। जो पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके जो प्रावधान है उसके बारे में जागरूकता पैदा करें। उनको बताएं कि यदि उनके नोटिस में कोई ऐसा अधिकार आता है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना उनकी जानकारी है। पुलिस में किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ, विशेषकर महिला पुलिस थानों में, उन बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग देने की व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीज़ें जागरूकता के, ताकि माँ बाप जागरूक हों। यदि कोई ऐसी घटना बच्चों के साथ होती है तो उसको पुलिस के नोटिस में लाएं। बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है उसको समझ के करें। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे प्रसन्नता और हर्ष है इस बात का कि ये एक संयुक्त रूप से, क्योंकि पुलिस विभाग को जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, सबके साथ हम, जो हरियाणा का स्टेट विमेन कमीशन है उनके साथ भी काम करते हैं, ताकि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जिनकी कई बार जिनकी चिल्लाहट, जिनकी पीड़ा पूरी व्यवस्था को पता ही नहीं लगती, तो हम इनके माध्यम से, जो इनके वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से हम अपनी रीच और पहुंच पीड़ित वर्गों तक पहुंचा सकें। बच्चे हमारा भविष्य हैं समाज का, और उनका सुरक्षित, सजग और सहज बचपन इस कैंपेन का उद्देश्य है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने बताया कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को लेकर जहां पर ये वैन जागरूक करेगी, वहीं पर लोग भी पुलिस का इस मुहिम में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हिफाजत कार्यक्रम आने वाले समय में हरियाणा के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे नियमों में बदलाव करने को लेकर गुरुवार से चल रही हड़ताल परेड ग्राउंड में आज भी शामिल रही, जिसमें पंजाब फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने भी हिस्सा लिया। इन लोगों का कहना था कि अगर उनके वेतनमान में किसी भी तरह का बदलाव किया गया तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड पे नियमों को बदलाव करने को लेकर गुरुवार को पीयू के परेड ग्राउंड में एक रैली आयोजित की गई। इसमें मोहाली के सभी टीचर्स ने भाग लिया। इस विरोध में पंजाब के फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन भी इसका समर्थन कर रही है। ये विरोध पिछले शुक्रवार से शुरू हो गया था। वीसी ऑफिस के बाहर प्रोफेसर्स ने नारेबाजी की। पीएफयू सीटीओ के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर जगवंत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार का फैसला भविष्य में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही सभी यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए काफ़ी नुकसान देगा। इस फैसले से पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर के प्रोफेसर को यूजीसी और अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटीज़ से अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये इसका रीज़न ये है कि जो अभी तक तो पंजाब ने ये 7th पे कमीशन लागू नहीं किया। बाकी सारे देश में ऑलमोस्ट हो चुका है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और एक मणिपुर स्टेट है, वहाँ पे नहीं हुआ। तो हम वेट कर रहे थे, पेशेंस रख रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट देर दुरुस्त आएगी और ये लागू कर देगी। और हमें आश्वासन भी ऐसा दिया गया था।
जो हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी से दिसंबर में मुलाकात हुई थी पी फैक्टो के अंदर एसोसिएशन के मेंबर गए थे, तो हमें ये दिया गया था कि इस बजट में ये हो जाएगा 7th पे कमीशन। बट हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि बाद में ये 1 दिसंबर के एंड में उन्होंने सर्कुलर किया, जो हमारे हाथ फरवरी में लगा कि जो नए रिक्रूट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब में, वो उसका इफेक्ट चंडीगढ़ पे भी होगा कि वो उनका स्केल यूजीसी से डीलिंक कर दिया जाएगा। तो एक ये अलार्मिंग साइन है। हमें हमारी उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये आप पे तो लागू नहीं होता, आपके कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बट ये बहुत इफेक्ट है, डेंजरस ये एक तरीके से उनका अप्लाई है कि जो नए रिक्रूट होंगे वो भी तो हमारे टीचर साथी हैं ना। अगर आज हमें कोई सुविधा मिल रही है, चाहे वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के थ्रू, हमारे प्रीडेसेसर्स ने उसमें लड़ाई की हुई है, इसीलिए हमें मिलती है, तो हमें वो बांट नहीं सकते किसी भी तरह से। इस प्रोटेस्ट की खास वजह यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो पे स्केल जो है यूजीसी से डीलिंक करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के लिए लागू करेंगे। उस पर उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट पीपीएससी को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भेज भी दी है, जिसमें 57,700 से कम करके 56,100 करने का उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए भेजा है। वहाँ से हमें पता लगा कि सरकार किस तरीके से सोच रही है। वो इस बात को पूरी तरह भूल गए हैं कि हिंदुस्तान के संविधान जब बन रहा था तब से एक बात तय हुई थी, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये बात तय की थी कि हायर एजुकेशन पूरे कंट्री का इंटीग्रेटेड वे में फंक्शन करेगा। इसीलिए उसके बाद यूजीसी इस्टेब्लिश हुई और अभी तक सारे हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी की रेगुलेशन और उन्हीं के हिसाब से चलता है। अब उनका अगर ये फैसला है कि हमने नेशनल मेन स्ट्रीम से अलग होके काम करना है, तो ये पंजाब के टीचर्स को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को भी और विद्यार्थियों को बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। उसमें 1600 रुपये कम किए की बात नहीं है, बात सिस्टम की है कि उसमें पंजाब गवर्नमेंट के इस फैसले से पंजाब के इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को डिफरेंट स्कीम में जो ग्रांट मिलती है वो अपने आप को इनएलिजिबल करेंगे और पंजाब को, पंजाब से बाहर का जो कभी टैलेंट चाहिए किसी सब्जेक्ट में वो हमें नहीं मिलेगा और यहाँ का टैलेंट जो बाहर जाके काम करके कोई सीखना चाहता है उस पर भी रोक लगेगी। पंजाब की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में PFU CTO ने सभी को एकजुट किया है। बुधवार को PAU लुधियाना में रीजनल रैली हुई। 26 फरवरी को GNDU में रैली होगी, जिसमें उस एरिया के कॉलेजों के टीचर्स शामिल होंगे। 3 मार्च को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में रैली होगी। इसके अलावा अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए पंजाब भर के टीचर चंडीगढ़ में इकट्ठे होंगे। यहाँ पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के समय प्रदर्शन करने की बात भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से कही जा रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12 के वर्कर्स ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। सेंट्रल काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सब्जी के बढ़ते दामों पर लोगों ने कटाक्ष भी किए। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 32 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਆ, 32.90 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਲੋਕਲ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੂ, ਡੀਲਰ ਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ 90 ਰੁਪਏ 95 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। देखिए पहले ही हमारा देश बड़ी ऐसी क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के बाद इतनी समस्या पहले ही आ चुकी है, उसके बाद इतनी बड़ी महंगाई का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका है, आम आदमी उस पर जाता है। तो हम ये प्रशासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो ये जो पेट्रोल के दाम है या किसी भी तरह के जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके विरोध के लिए हमने ये किया था। और जो गरीब तबका है, आप अपने टारगेट पूरे करने के लिए, आप स्मार्ट सिटी की, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, आप अपने उन सब वो जो फुलफ़िल करना चाहते हैं उनके लिए गरीब आदमी नहीं है, और भी चीज़ें हैं। आपको अपने बजट में जो भी आपने लिया हुआ है, आपको टारगेट पूरे करने, तो और भी तरीके हैं करने के लिए।
कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनियन चंडीगढ़ की अगुवाई में सेक्टर 16 अस्पताल के डेली वेज कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा परेशान किए जाने का कड़ा विरोध किया गया। इस अवसर पर एक रैली का आयोजन भी किया गया। रैली में कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर राकेश कुमार ने कहा है कि अगर ठेकेदार ने सेक्टर 16 में कार्यरत कर्मचारियों को परेशान किया तो उसके खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉइज एंड गवर्नर्स की यूटी चंडीगढ़ की अगुवाई में सेक्टर 16 हॉस्पिटल में चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्सर्स कर्मचारियों ने आए नए ठेकेदारों के द्वारा पुराने वर्करों को नौकरी से निकालने के प्रयासों के विरोध में प्रदर्शन किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान सतिंदर सिंह ने कहा कि आउटसोर्सर्स कर्मचारियों के साथ ठेकेदार धक्केशाही कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंबे समय से आउटसोर्सर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी प्रचंड समय में अपनी सेवाएं दी हैं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹੀ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ हमेशा के लिए जारी रहेगा। बता दें कि आउटसोर्सिंग वर्करों की ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं से डायरेक्टर डॉक्टर कंग ने रैली में आकर मांग पत्र लिया और भरोसा दिलाया कि किसी वर्कर को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये आश्वासन कितना कारगर साबित होगा ये वक्त ही तय करेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ शहर के बीचों बीच बसे सेक्टर 22 में गवर्नमेंट स्कूल में एक नया मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसकी जानकारी आज चंडीगढ़ के मेयर रवि कुमार ने दी। रवि का कहना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों की इस डिमांड को पूरा करने का आह्वान किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बहुत जल्द स्कूल में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। रविकांत शर्मा का कहना था कि वह सेक्टर के विकास को लेकर वचनबद्ध है और उसके लिए लोगों का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है। चंडीगढ़ शहर के बीचों बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 22 में बनेगा, जहां के पार्षद और नए मेयर रविकांत शर्मा है। सेक्टर 22 के लोगों सहित छोटे बच्चों को भी काफी लंबे समय से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर अर्जियां भेजी जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा द्वारा इसे आगे चंडीगढ़ प्रशासन को भेजते हुए अप्रूवल करवा लिया गया है। जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 22 के स्कूल में बनाया जाएगा। देखिए, वहाँ सेक्टर 22 के आरडब्ल्यू ने एक चिट्ठी मुझे दी थी और बच्चे एक दिन काफ़ी सारे 22 सेक्टर के इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे एक चिट्ठी लेके कि 22 सेक्टर में अभी सारे जो पार्क है वो ग्रीन बेल्टों के अलावा नेबरहुड पार्क भी डेवलप हो गया, तो वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि 22 में हो सके तो एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो बनना चाहिए। तो मैंने उसका इनिशिएट लेते हुए उनके जो चिट्ठियाँ थी वो सारे अपने मेमो के साथ
अपना जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है उनको फॉरवर्ड कर दिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वो उस पर निर्णय लेंगे और 22 सेक्टर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो जरूर बनाए। वहीं इस संबंध में सेक्टर वाइज के लोगों को भी काफी खुशी मिल रही है। उनका मानना है कि यहाँ पर लोगों को शहर के बीचों बीच इस तरह की सुविधा मिलने से काफी फिटनेस से संबंधित सेवाएं मुहैया हो जाएंगी। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी नीड है आजकल के बच्चों के लिए, बिकॉज कोई भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। जो पार्क डेवलप हुए हैं, जितने भी पार्क हैं, सब मेन इसमें खेलने के लिए कुछ नहीं है बच्चों के लिए। मैं पहले यहाँ पर जिम भी चला रहा था आपके कम्युनिटी सेंटर में, तो वो भी किसी प्रॉब्लम से बंद करा दिया गया था। तो ये ज़रूरी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाए। इसमें मतलब बच्चों की जो डेली एक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसकी उपलब्धि हमारे एरिया काउंसलर जो आज की डेट में हमारे मेयर साहब बन चुके हैं, तो उनकी उपलब्धि ज़्यादा है कि उन्होंने हमारे एरिया के जो थे वेलफेयर एसोसिएशन ने जो थी लेटर दी थी कि काफ़ी जो थे बच्चे यहाँ के, क्योंकि ग्रीन बेल्ट आपने देखा होगा 22 में कितनी सारा ग्रीन बेल्ट हो गई है। हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरे घर के सामने ग्रीन बेल्ट रहे, पार्क में अच्छा रहे, क्योंकि मेंटेन भी बहुत है हमारे यहाँ। आपने देखा हो गार्डन के अंदर लोग सैर भी बहुत करते हैं, ठीक है। और बच्चों की सुविधा ऐसी थी, चंडीगढ़ में आपने देखा होगा एक ही सेक्टर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 50 में, और एक ही, और इतना दूर पड़ता था लोगों को कि एक चंडीगढ़ में बीच में भी एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, जिसमें कि हमारे एरिया के काउंसलर जो से थे और मेयर आज की उन्होंने ये हमारा प्रस्ताव एसोसिएशन का कबूल कर लिया और इस चीज़ को आगे करके और आगे बढ़ाया है। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर के सदस्य विजय शर्मा ने कहा कि उनके आसपास कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, और साथ ही अगर सेक्टर 22 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। एक तो बच्चे टाइमली उसमें खेलेंगे, उनका शारीरिक विकास होगा, और जो रेजिडेंट्स हमारे पार्क में बैठते हैं, जो भी सैर करते हैं, उनको बॉल नहीं लगेगी। घरों के हिस्से टूटते थे, खिड़की टूटते थे, वो कंप्लेंट्स आती थी आए दिन, वो भी हमारी बहुत कम हो जाएंगी। और शारीरिक विकास जो बच्चों का हमारा इसी खेलने दूरने से ही होता है। डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं बच्चे, दूर निकलते हैं घर से, थोड़ा सा एक्टिविटी में लेते हैं ताकि किसी स्पोर्ट्स में भी हमारे नेशनल लेवल पे भी वो खेल सकते हैं, ताकि उनको प्रॉपर स्थान अगर स्पोर्ट्स का मिलता है तो वो प्रोग्रेस अपनी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कितने वक्त में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है और चंडीगढ़ वासियों को यहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जाती हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना। ट्राई सिटी में आज भी कोरोना के 100 से अधिक मामले आए हैं, जिसका मुख्य कारण है आपकी लापरवाही। ना तो आप मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं, ना ही अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस बार कोरोना का रूप अधिक भयंकर होगा, इसलिए लापरवाही छोड़िए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और बार बार हाथ धोइए। अपने को भी बचाएं और दूसरों की भी रक्षा करें। आज ट्राई सिटी में कुल 117 मामले सामने आए हैं, जिसमें चंडीगढ़ में 49, पंचकुला में 18 और मोहाली में 50 नए पेशेंट शामिल हैं, जबकि मोहाली में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 384 और ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 884 तक पहुंच गई। और तापमान, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को भी पार करते हुए 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 13.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की मात्रा घटकर मात्र 43% रह गई है, यानी कि अब गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। दिन में धूप खिली रहेगी और तापमान और बढ़ सकता है। रात के तापमान में भी खास अंतर आने का अनुमान नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारियों और समाचारों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।